दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। और ये आधुनिक भारत का टॉपिक के तहत में यानी इतिहास का वो पार्ट जो एग्ज़ाम में सबसे अधिक पूछता है और आज तक पूछा जा रहा है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट और निकल के आएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखिए, वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब अगर ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। देखिए, यहाँ पर ब्रिटिश प्रभुत्व की बात किया जा रहा है, तो कौन सा युद्ध है जिसमें ब्रिटिश अपनी प्रभुत्व प्रारंभ किया। तो इससे पहले हम आंसर तक आने से पहले हम लोग जो देखते हैं बक्सर की लड़ाई पहले दिया ऑप्शन ए में। तो ये आपको पता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति हेक्टर मुनरो थे, यानी हेक्टर मुनरो थे, और दूसरी तरफ जो मीर कासिम हैं जो बंगाल का पदस्थ नवाब हैं, साथ में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी एक तरफ से 3 सेनाएं। और मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम है गुरगीन खां। ध्यान रखेंगे, मीर कासिम की सेना का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं उसका नाम है गुरगीन खां। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व कर रहे थे गुरगीन खां। और एक तरफ समझिएगा कि बक्सर का युद्ध में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ शुजाउद्दौला का सेना यानी अवध का नवाब, मीर कासिम अपदस्थ नवाब बंगाल के, और शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह। एक तरफ 3 संयुक्त सेनाएं, एक तरफ अंग्रेजी सेना के लड़ते लड़ते देखा गया कि अंग्रेजी सेना जीतते हैं, ईस्ट इंडिया की सेना जीत जाते हैं और संयुक्त सेना की हार होती है। इसके बाद आगे हम देखेंगे क्या शुजाउद्दौला के साथ में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होगा और शाह आलम द्वितीय के साथ में जो मुग़ल बादशाह है इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी। इसके बाद मीर कासिम के साथ में ये होगा कि ये भागकर दिल्ली चले जाएंगे और 1777 में दिल्ली में अज्ञात अवस्था में इसकी मृत्यु हो जाएगा। ये तो है बक्सर का लड़ाई। ठीक है, दूसरा आपके पास लड़ाई है वो है आपका पलासी का युद्ध। ये आपको पता है कि 23 जून 1757 को लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला एक तरफ और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। देखिए, ये युद्ध कम और विश्वासघात ज़्यादा था, क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति है जिसका नाम है मीर कासिम और बंगाल के दीवान जिसका नाम है राय दुर्लभ, ये दोनों अंग्रेजी सेना से मिल जाते हैं या गवर्नर से मिल जाते हैं और ये होता यूँ है कि युद्ध नहीं आप ऐसे कर सकते हैं, एक विश्वासघात था। लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से 2 उनके सहयोगी हैं जिसका नाम है मीर मदान और मोहनलाल। ठीक है, याद रखेंगे, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों व्यक्ति लड़ता है और अंततः इसे वीरगति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं पलासी का युद्ध मान के चलिए एक तरह का विश्वासघात था, एक तरह की लड़ाई नहीं था। ये तीसरा ऑप्शन में दे रखा हुआ है मैसूर की तीसरी लड़ाई। देखिए, मैसूर में 4 लड़ाई हुआ है जिसमें आपको याद होना चाहिए हैदर अली, ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है,
टीपू सुल्तान। इन हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है। हैदर अली ने शुरुआती से युद्ध करते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1767 से 69 प्रथम होता है। दूसरा होता है 1780 से 84, जिसमें से 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तीसरा युद्ध होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह 1790 टू 92 के बीच में होता है। और लास्ट में टीपू सुल्तान के साथ 34 युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसे 1799 में होता है। देखिए इसमें 3 संधि है, याद रखेंगे। अगर आपको याद रखने का तरीका इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुई थी। आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा जो होगा वो मैंगलोर की संधि समाप्त हुआ था। और आंग्ल मैसूर युद्ध तीसरा जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि समाप्त हुआ था। तो याद करने का तरीका ये है, मद्रास छोटा, मैंगलोर थोड़ा बड़ा, और उससे बड़ा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, यानी प्रथम, दूसरा और तीसरा युद्ध, बस इसको याद कीजिएगा। बाकी आप ईस्वी को तो कुछ ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार ये तीसरी युद्ध है मैसूर, हैदराबाद और टीपू हैदराबाद का मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में। और डी ऑप्शन दे रखा हुआ है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये तो खैर सिपाही विद्रोह वाली बात है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। तो याद रखेंगे ये है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुई थी। प्रभुत्व का प्रारंभ किया वो बात अलग होगी, जो वास्तविक प्रभुत्व मिलेगी वो है बक्सर की लड़ाई। ठीक है, उस पर हम आएंगे बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में, डैश है के युद्ध में। तो मैंने अभी वही बताया आप लोगों को, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 29 नंबर का, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा हुआ है इसमें आपको रॉबर्ट क्लाइव भी दिखाई पड़ रहा है और वारेन हेस्टिंग भी दिखाई पड़ रहा है। तो और एमहर्स्ट भी है और विलियम बेंटिक भी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर जो फंसने वाली बात है, ये वारेन हेस्टिंग को मारा जाए या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को मारा जाए, यानी इसको टिक किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये रॉबर्ट क्लाइव की जो बात आएगी, ये 1757 से 1760 के बीच में पहला गवर्नर बन के रहेंगे बंगाल का। दूसरा गवर्नर बन के आएंगे ये 1765 से 67 के बीच में। ठीक है, 2 बार गवर्नर बनेंगे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का। ये जो महाशय हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये 1772 में आएंगे और 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर बन के रहेंगे। तो याद रखेंगे कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो हैं, जो बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा आते हैं और बंगाल के गवर्नर बनते हैं। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसके वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग 1772 में आते हैं और आपको पता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और इसके तहत में ये कहा जाता है कि आगे चल के वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाते हैं इस हिसाब से कि तीनों प्रेसिडेंसी को एक कर दिया जाएगा, और इस प्रेसिडेंसी को एक करने के बाद बाकी 2 प्रेसिडेंसी जो मद्रास और बम्बई है उनको बंगाल के अंडर कर दिया जाएगा और उनका हैंडल बंगाल से होगा, और इसलिए बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का सही टिक करेंगे। जो ब्रिटिश साम्राज्य संस्थापक के तौर पर जो सही आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट है। इसका कार्यकाल अगर आप देखा जाए तो लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल होगा 1823 से 28 के बीच। इसी के समय में आप कह सकते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये कह सकते हैं कि हुआ ही था। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल 1828 से 1833 के बीच में है, और इस समय सबसे बड़ी जो हमारी कुप्रथा था, सती प्रथा, उसको बैन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। यानी स्वर्ग से उत्पन्न होकर आया था, यहाँ पर नहीं, स्वर्ग से आए थे। तो
तो वो व्यक्ति हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसे अंग्रेज़ों ने कहा कि स्वर्ग से उत्पन्न होकर सेनानायक बन के आए थे, क्योंकि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद आप देख ही रहे हैं किस प्रकार इसने खासकर अंग्रेज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती दिलाने में सबसे बड़ा रोल अहम अदा किए। ठीक है, अल्बुकर्क पिछले जो आपका वीडियो में मैं इसके बारे में बताया था, फिर भी जान लीजिए, ये 1509 में आए थे और 1515 तक पुर्तगाली गवर्नर बन के रहे, जिसे पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर कह सकते हैं, और इससे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक आप कहा जा सकते हैं। फ्रांसिस डुप्ले के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले 1731 ईस्वी में आए थे और चंद्रनगर का गवर्नर बने, फिर 1741 में आए और ये पौंडीचेरी गवर्नर बने, और 1754 में इसे वापस बुला लिया गया, यानी कर्नाटक के सेकेंड युद्ध के समय में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। 31 है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि यह कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था, तो आपको याद है 1757। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले अलीवर्दी खां भी है, सिराजुद्दौला है, मीर जाफ़र है और मीर कासिम है। सब का सब बंगाल के नवाब हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो बंगाल का स्वतंत्र रूप से संस्थापक के तौर पे है मुर्शिद कुली खां। ठीक है, कब, 1717 में। तो इस समय मुग़ल बादशाह कौन थे, फर्रुखसियर थे। ठीक है, इसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद उसके बाद शुजाउद्दीन आएंगे, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज। ठीक है, सरफराज को गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां हराएगा उसे, और अलीवर्दी खां बंगाल के शासक बनेंगे। इसके बाद आगे चल के अलीवर्दी खां के बाद उनका कह सकते हैं नाती सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब बनेंगे। और अलीवर्दी खान ने बड़ा अच्छा अंग्रेज़ों के तुलना किए थे मधुमक्खी से कि अगर आप इसे छेड़ेंगे नहीं तो आप इससे ये शहद देगी, और अगर छेड़ेंगे तो काट काट कर खाएंगे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ मोल लेना शुरू किया और अंत में प्लासी के युद्ध में इनकी हार होती है, और आगे चल के मीर जाफ़र का पुत्र मीरन द्वारा मुर्शिदाबाद में इसे मार देते हैं। इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनेंगे मीर जाफ़र जो नवाब बनेंगे वो 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद 1760 तक नवाब बने रहेंगे। और इसके मीर जाफ़र को क्लाइव का गिदड़ भी कहा जाता है। मीर जाफ़र के बाद उसी का दामाद मीर कासिम होता है, वो सत्ता संभालेंगे 1760 में और ये 63 तक रहेंगे। इसके बाद ये फिर सत्ता से अपदस्थ करके 1764 में बक्सर के युद्ध में पूर्णतः हारेंगे मीर कासिम, और ये दिल्ली में जाकर 1777 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और अज्ञात रूप से मृत्यु होती है। कोई बड़ा इसके साथ कुछ ऐसा नहीं रहता है कि ये बड़ा अच्छा से मृत्यु होता है, इनकी लाश को भी अच्छे से नसीब नहीं होता दफनाने का। तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किसने किया था, तो वो किए थे मीर कासिम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो सबसे जो निर्णायक युद्ध है जिसने प्रभुत्व स्थापित किया था वो आपको मैं बता चुका हूँ, वो है आपके बक्सर का युद्ध। ठीक है, क्योंकि मैं बताया क्यों इसको मानते हैं, क्योंकि आपको बता चुका इस बात को लेकर कि जो प्लासी का युद्ध है ये एक तरह का युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक तरह का पूर्ण कह सकते हैं छल था या विश्वासघात था, खासकर बंगाल के नवाब के साथ में। लेकिन बक्सर के युद्ध ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए कहा जाता है प्लासी का युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम थी, किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए। इस प्रकार विजय के बाद जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित हुआ भारत में, वो अखिल भारतीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा बक्सर का युद्ध।
ना कि प्लासी का युद्ध, ना वांडीवास का युद्ध, ना पानीपत की तीसरी युद्ध। ये तो खैर मराठा के साथ में हुआ था, बहुत बाद में होता है 1761 में, ये अभी की बात नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो प्लासी का युद्ध, पानीपत की तीसरी युद्ध जो 1761 में होता है, ये मराठों के साथ में होता है। यहाँ पर बंगाल से कोई मतलब नहीं है और अंग्रेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मराठा और अफ़गान यानी अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इस युद्ध में ये साबित हो जाता है कि मराठा अब भारत में राज नहीं करे। कौन करेगा पता नहीं, लेकिन मराठा तो तय, मराठा तो अब नहीं करने वाले, ठीक है। और ये युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बड़ा आसान सा सवाल है, मैं कितना बार बोल चुका हूँ कि वो होगा शाह आलम, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय अवध में ही थे और इसी ने बक्सर के युद्ध के समय में शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हैं और बंगाल के अपदस्थ शासक या नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के साथ में युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध। इसीलिए शाह आलम द्वितीय सही आंसर होगा। हाँ, शायद नीचे इसका दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर का डी है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो अभी मैंने बताया जो प्रथम आप कह सकते हैं सैन्य सफलता के रूप में था, वो बक्सर का युद्ध था, ना कि प्लासी का युद्ध, ठीक है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत के युद्ध को छोड़ दें, तीन युद्ध हुआ था, लेकिन उससे पहले हम हल्दी घाटी युद्ध को देखेंगे। जो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध किससे किसके बीच में हुआ था, तो आपको पता है अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। बीपीएससी पर क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये युद्ध कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो आपको पता है 1576 में हुआ था, ठीक है, 76 में हुआ था। तो क्वेश्चन ये था कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, तो याद रखेंगे हकीम खां, ठीक है, हकीम खां। और अकबर का कौन था, तो याद रखेंगे आसफ खां और मान सिंह, ठीक है। अकबर का आसफ खां मान सिंह और महाराणा प्रताप का हकीम खां सेनापति के तौर पर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो प्रदान किसने किया था, वो थे मुग़ल सम्राट। क्या हुआ था बताते हैं। ये हुआ था कि बक्सर के युद्ध में, जब बक्सर के युद्ध में हारा गया, मुग़ल बादशाह भी हारे और सब हारे, तो दो संधि होता है। एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, वो होगा 12 अगस्त 1765 को, जिसमें मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और आपका रॉबर्ट क्लाइव रहेंगे एक तरफ, दोनों तरफ से संधि होगा ये। इस संधि में ये तय होता है मुग़ल बादशाह के द्वारा कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा अंग्रेज़ को दीजिए, बदले में अंग्रेज़ क्या करेंगे, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार मुग़ल बादशाह क्या करते हैं कि वो 26 लाख में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अंत में ये होता है कि उस पर वो व्यापार करते हैं, जो कि फ्री टैक्स में व्यापार करेंगे, ठीक है, कोई टैक्स लगने की संभावना नहीं है उस पर। और दूसरा जो संधि होगा, इलाहाबाद की दूसरी संधि, वो होगा 16 अगस्त, याद रखेंगे 16 अगस्त 1765 को, और वो होगा रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय होगा, द्वितीय छूटा हुआ है, द्वारा बंगाल, बिहार तक उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। अभी भी मैंने बताया उसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव की, जो आपको मैंने बताया 12 अगस्त 1765, जो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तक उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो अभी मैंने बताया कब प्रदान की, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान
किसे बनाया था। ठीक है, हुआ था यूँ कि यहीं से द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ होगा बंगाल में। अंग्रेज ये नहीं चाह रहे थे कि प्रशासन खुद संभाले, प्रशासन के लिए बंगाल के नवाब को दे दिया गया और टैक्स कलेक्शन की जो जिम्मेदारी था वो रख ली अपने पास। तो टैक्स कलेक्शन के लिए उसने क्या किया, बंगाल में, याद रखेंगे, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, मोहम्मद रजा खां, और ये बिहार में सीताब राय को दिया गया। ठीक है, और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया, यानी ये उप दीवान बनाया गया। ये लोग टैक्स कलेक्शन करके रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज को देंगे। ठीक है, तो बंगाल कौन था, मोहम्मद रजा खां, सीताब राय बिहार का और उड़ीसा का राय दुर्लभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, वो जनजाति है खासी। ठीक है, याद रखेंगे, ये खासी एक विद्रोह भी किए थे। वो विद्रोह होगा 1828 से 33 के बीच में। इस विद्रोह का नेतृत्व करेंगे तीरथ, ठीक है, तीरथ सिंह। ठीक है, ये नेतृत्व करेंगे। इसके बाद अंत में आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया। ठीक है, विरोध तो सब ने किया है, लेकिन किसने सर्वाधिक विरोध किया, वो है मराठा। ठीक है, मराठा ही एक कह सकते हैं कि जुझारू नेता थे यहाँ पर, जो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। अगर पानीपत की तीसरी युद्ध में मराठा का पूर्ण हार नहीं होती, ठीक है, तो याद रखेंगे कि यही सत्ता भी संभालते इंडिया का। लेकिन मराठों का सब जो कमर टूटा वो पानीपत तीसरी युद्ध है। वो तीसरी युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों का पराजय हुआ, उसके साथ में पराजय हुआ। और इस युद्ध में, पानीपत की तीसरी युद्ध में ये कहा गया इतिहासकारों द्वारा कि अब मराठा इंडिया में शासन नहीं करेंगे। कौन शासन करेंगे ये समय बताएगा। ठीक है, लेकिन मराठा तो शासन नहीं करेंगे, क्योंकि मराठा पूर्ण रूप से कमर टूट चुका था। ठीक है, तो ये था आज का कुछ 15 क्वेश्चन। आप इसको सही से देखिए, और आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।